नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। और पीछे बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं आप, राजस्थान पुलिस का पेपर लगा है आज 14 तारीख को फर्स्ट पारी के अंदर। तो उसके बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। सभी भाई बहन जिन्होंने ये पेपर दिया है वो अपना पेपर दे के आ गए हैं, अपने घर पे कुशल पूर्वक पहुंच गए हैं, ऐसी आशा और ऐसी कामना करता हूं आप लोगों के लिए। और सभी बहन भाइयों का बहुत अच्छा पेपर गया होगा और निश्चित रूप से आपको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि आप उसके अंदर सफल हों। फिर भी अगर जाने अनजाने में किसी की अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है और उनको मालूम नहीं चल पा रहा है या फिर कि उनके असली जो क्वेश्चंस आए उनके आंसर क्या हैं, तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आज जो राजस्थान पुलिस का पेपर लगा है उसके बारे में जितनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है छात्रों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, उन क्वेश्चनों को मैंने बोर्ड पर उतारने की कोशिश की है और इनके सही उत्तर क्या होंगे इसकी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर अवगत करवाऊंगा। तो मुझे जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं अभी उसी का मैंने एक वीडियो बनाया है। कुछ और क्वेश्चंस मिले हैं और भी दोस्तों से और छात्रों से बात हो रही है। जैसे ही कुछ और क्वेश्चन आएंगे तो मैं सारे जितने मुझे मिल पाएंगे उनके ऑथेंटिक आंसर क्या है जो हमारी बुक्स के अंदर हैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। तो सभी अपनी कॉपी पेन अपने पास रखें और देख लें उनका स्कोर कितना बन रहा है और कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दूसरी बात, मेरे जो क्लास स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्लास में नियमित रूप से पढ़ते हैं, मैंने बहुत बार कहा है बेटा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से पढ़िए, आपकी कॉपी के अंदर उनको नोट डाउन करिए। जब परीक्षा हॉल के अंदर आप जाओगे तो निश्चित रूप से मुझे याद करोगे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को कहते हुए कि मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है आपकी कोचिंग क्लासों के अंदर, उनमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल हूबहू सवाल आए हैं। तो करते हैं उन्हीं के बारे में बातें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत, जो राजस्थान पुलिस के 14 मई का फर्स्ट पारी के अंदर पेपर लगा है उसके बारे में। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं देखो, उनके बारे में चर्चा करते चलते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक क्वेश्चन आया है अपना संचित निधि से। ये देखिए हूबहू तो मुझे नहीं मिल पा रहे, लेकिन हाँ बच्चों से बात करें तो पता चल रहा है क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एक संचित निधि का क्वेश्चन आया था कि संचित निधि का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है। तो उसके अंदर ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति भी था और उसके अंदर भारत की संसद भी थी। तो संचित निधि के अंदर अनुमोदन की बात है। अब संचित निधि का आप YouTube के ऊपर भी देखेंगे तो मैंने क्लास छोड़ रखी है जिसमें संचित निधि के बारे में बता रखा है और क्लास नोट्स में भी मैंने बहुत बार बताया है। संचित निधि देखिए इसका सही आंसर तो है कि ये संसद के द्वारा, इसका सही आंसर जो है वो संसद की स्वीकृति मिलती है, संसद के द्वारा संचित निधि के अंदर से धन का अनुमोदन किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आप और भी एग्जाम देने वाले हैं तो पता नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होके आ रहे हैं। तो जो भाई और जो बहन तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, पता नहीं इनमें से क्वेश्चन निकल के आ जाए, क्योंकि मैं इनके अगल बगल की बातें भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए संचित निधि के बारे में पूछा गया था कि संचित निधि का अनुमोदन किसके द्वारा होता है। तो संसद के द्वारा इसका आंसर होगा, संसद के द्वारा इसका अनुमोदन होता है। अब संचित निधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के अंदर है कि भारत और राज्य की एक संचित निधि होगी। तो भारत के अंदर तो संसद उसका अनुमोदन करेगी केंद्र सरकार के रूप में और राज्य के अंदर राज्य संचित निधि करेगी। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 266 के अंदर है। कई मित्र शायद 200 राष्ट्रपति का करी आए होंगे, तो राष्ट्रपति जो है वो 267 ये 267 क्या है, ये आपकी आकस्मिक निधि है। कौन सी निधि है? आपकी आकस्मिक निधि है। और आकस्मिक निधि के लिए जो पैसे की फंडिंग होती है वो केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर दोनों के लिए अलग अलग है। तो आकस्मिक निधि जिसका उल्लेख अनुच्छेद 266 के अंदर है, 267 के अंदर है, और आकस्मिक निधि में से यदि केंद्र के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं तो उसकी अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा मिलेगी, उसकी अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा मिलेगी। और आकस्मिक निधि के अंदर 500 करोड़ रुपए जो होते हैं वो रिजर्व में रहते हैं। आकस्मिक निधि के अंदर 500 करोड़ रुपए रहते हैं। राज्य सरकार के पास ये किसके अधीन रहेगी? राज्य सरकार के पास ये राज्यपाल के अधीन रहेगी। और ये कितनी होती है राज्य के अंदर? ये 50 करोड़ होती है। कितनी होती है? 50 करोड़। तो आप लोगों से जो सवाल पूछा गया है वो आकस्मिक निधि का नहीं पूछा गया है दोस्तों।
आकस्मिक निधि का तो राष्ट्रपति के पास होता है, अनुमोदन करने की मंजूरी जो देता है वो राष्ट्रपति करता है और राज्य के अंदर राज्यपाल करता है। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा है वो संचित निधि में से पूछा गया है, और संचित निधि के अंदर अगर धन निष्कासन होता है, धन का अनुमोदन किया जाता है, धन निकाला जाता है, तो उसकी मंजूरी संसद के द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर जो होगा वो संसद के द्वारा होगा। तो एक तो आप लोगों का क्वेश्चन ये है इसके अंदर कि इसका जो सही आंसर है वो संसद होगा। बाकी जो मैंने लिखा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और पेपर के अंदर इसके बारे में से कोई सवाल पूछा जा सकता है। क्लास में भी मैंने बहुत बार बोला है कि मेरी जुबान से पता नहीं क्यों बार बार संचित निधि निकल रहा है, क्यों बार बार संचित निधि निकल रहा है। शायद हो सकता है सवाल आ जाए, और देखिए सवाल आ गया है आपके। और भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में बताए हैं वो भी आए हैं, और आप मेरे YouTube के ऊपर देखोगे तो बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने पढ़ाए हैं और आप लोगों के काम भी आए हैं। चलिए आगे अगला सवाल है मसौदा समिति। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो मसौदा समिति जो है, इस नाम में जो है विद्यार्थी फंस गए कि मसौदा समिति क्या है। तो मसौदा समिति के लिए मेरे दोस्तों आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि हमारा जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो मसौदा समिति, जिसको हम लोग प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, जी हाँ, मसौदा समिति का मतलब प्रारूप समिति ही है, और प्रारूप समिति के नाम क्या है? ड्राफ्ट कमेटी है। तो इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहा गया है, इसको प्रारूप समिति भी कहा गया है, और इसको मसौदा समिति भी कहा गया है, क्योंकि संविधान का मसौदा का मतलब आधार कौन तैयार करेगा। तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि मसौदा समिति मतलब प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर साहब थे, और भीमराव अंबेडकर साहब ने जो प्रारूप समिति का गठन किया था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो अंबेडकर जी हैं। मसौदा समिति के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? अंबेडकर साहब बने, और जिसको हम लोग प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में हुआ था। तो मसौदा समिति मेरे दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी ही है, और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब थे। अच्छा, मसौदा समिति में से कोई आगे के लिए क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, पूछ ले आपसे इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य थे, तो एक ही सदस्य था के मुंशी साहब। हो सकता है आगे एग्जाम में काम आ जाए आप लोगों के, पता नहीं। अगला बात करते हैं अपन, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। देखिए संपत्ति के अधिकार के बारे में भी मैंने बताया, और आप मेरे YouTube को देखेंगे तो मूल अधिकारों में मैंने बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या करने की कोशिश करी है। तो संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया है। अब ऑप्शन में 42 भी था, 44 भी था। बहुत सारे विद्यार्थी 42 और 44 में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है वो हटाया गया था, ये पूछा है आपसे। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को मूल अधिकार में से हटा दिया गया था, और इसे क्या बना दिया गया? इसे आर्टिकल 300 के अंदर तो शामिल कर दिया गया है, और अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर ऑप्शन में कानूनी अधिकार आए तो कानूनी अधिकार को टिक करना है, वरना संवैधानिक अधिकार आ जाए तो संवैधानिक अधिकार भी सही होगा, क्योंकि संविधान के अंदर ही कानून आता है। तो ये पूछा था आपसे सवाल कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और अनुच्छेद 300 क में से कानूनी अधिकार की मान्यता मिल गई है। तो ये क्वेश्चन भी आया है, उम्मीद है बच्चों का सही हुआ होगा। हाँ, कंफ्यूज होने के चक्कर में किसी ने 42 लगा दिया होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बड़ा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। धैर्य से परीक्षा दीजिए बेटा। अगर एक एक क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो 20, 30, 50 हजार बच्चों को क्रॉस करते हो आप एक क्वेश्चन से। तो अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार है, पूछा गया है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका पहला अधिवेशन पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मेरे दोस्तों बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। सबसे पहला अधिवेशन जो है वो संस्कृत स्कूल जो है बंबई के अंदर, वहां हुआ था, और WC बैनर्जी इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? बंबई में हुआ। इसका राइट आंसर बंबई होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये मैंने क्लास नोट्स में करवाया है, और संविधान सभा का जो मेरा वीडियो है उसके अंदर भी मैंने बताया है आप लोगों को, और मैंने बहुत बार कहा है संविधान सभा के अंदर से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। तो देखिए 2 क्वेश्चन तो आ गए आप लोगों के, एक तो मसौदा समिति का आ गया, और अब दूसरा संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे?
अस्थायी सभापति, सभापति बोल दीजिए चाहे इसको अध्यक्ष बोल दीजिए, तो अस्थायी बताया है मैंने आप लोगों को। तो अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे ये। तो आचार्य जे बी कृपलानी के आग्रह के ऊपर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और पहली मीटिंग जो हुई थी हमारी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी दिन हम लोगों ने अस्थायी सदस्य बनाया था। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था पहली मीटिंग के दिन। तो ये क्वेश्चन भी आया है, उम्मीद है ये विद्यार्थियों का बहुत अच्छे से सही हुआ होगा। अगला है, मैंने बहुत बार बताया है आपको, क्लास में बहुत बार कहा है और यूट्यूब पे भी मैंने आपको वीडियो में बोला है कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ही रिपीट होता है। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 17 नंबर का आर्टिकल जो है ये इसका राइट आंसर होगा। तो 17 नंबर का जो अनुच्छेद है उसके अंदर अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। 18 में उपाधियों का अंत है और 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत बता रखा है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखो फिर आ गया आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है पंचायत राज के बारे में। अभी ताजा मैंने वीडियो डाला है, 4-5 दिन पहले ही मैंने YouTube के ऊपर उसका वीडियो डाला है और मैंने कहा भी था कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें से निश्चित रूप से सवाल आएगा। तो जिन बच्चों ने मेरा वो वीडियो देखा है उसके अंदर मैंने ये साफ साफ ये क्वेश्चन बताया है पंचायत राज को लेके कि क्या पूछा है। देखिए इसमें कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार जो है उस राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर के ऊपर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपके ऑप्शन में सरपंच भी था, मुखिया भी था, पंचायत समिति भी थी और एक और ऑप्शन था ग्राम सेवक। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो होता है वो राज्य सरकार का प्रतिनिधि करने वाला अधिकारी होता है। तो इसका आंसर है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक सही आंसर होगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ है, होना चाहिए था और काफी बच्चों का हुआ भी होगा अगर देखा है तो उन्होंने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए करंट से क्वेश्चन आया है कि जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जापान की मुद्रा को मेरे दोस्तों येन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? येन। तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। ये करंट क्वेश्चन आया है और पूछ लिया। बैंकों में एसएससी में खूब पूछते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका पेपर जो है वो अच्छे स्तर का बना है, नो डाउट, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। पेपर बहुत शानदार बना है, बहुत अच्छा बना है। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करी है, मेहनत से तैयारी करी है, निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये तुक्के में आंसर देने वाला पेपर नहीं था। जिन्होंने पढ़ाई करी है, गंभीर पढ़ाई करी है, उन बच्चों का निश्चित रूप से पेपर अच्छा हुआ होगा। तो इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारे भारत का प्रथम उपग्रह, हमारे भारत का प्रथम उपग्रह क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था दोस्तों? आर्यभट्ट नाम था। ये हमारा प्रथम उपग्रह है। हमारा प्रथम उपग्रह जो स्थापित किया गया है भारत का, उसका नाम आर्यभट्ट है। तो बहुत ये सरल क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, तो उम्मीद है काफी विद्यार्थियों का सही गया होगा। तो इसका आंसर आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता को किस स्केल के ऊपर नापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जामों में। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल के ऊपर मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर स्केल के ऊपर मापी जाती है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कंपटीशन के अंदर सदाबहार के रूप में आता ही रहता है। उम्मीद है आप लोगों का सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के। अब योजना आयोग का नाम आता है तो देखिए आपको जो ऑप्शन देखे उनमें से हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन योजना आयोग प्रथम बारे में बात की जा रही है। तो अगर साधारण रूप से भी आपने पढ़ा होगा जवाहरलाल नेहरू को, तो आपने देखा होगा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। विदेश नीति का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया है और योजना आयोग इन्हीं के कार्यकाल के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो प्रथम अध्यक्ष भी जो बने थे योजना आयोग के, वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इसका आंसर जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू है। जवाहर नेहरू जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वो ही हमारे प्रथम अध्यक्ष थे। तो योजना आयोग के आंसर जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला जो सवाल है, करंट क्वेश्चन उठाया गया, बहुत शानदार क्वेश्चन उठाया गया है।
पूछा है बियर और बुल शब्द का प्रयोग कहां होता है। तो बताइए जरा, बियर और बुल शब्द का प्रयोग कहां होता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर न्यूज़पेपर थोड़ा देखते रहते हो और न्यूज़ चैनल थोड़े सुनते रहते हो तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाता। अगर आप न्यूज़ चैनल भी सुनते हैं तो आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाता, और अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हो ही जाता। आप लोग हर प्रकार के कार्टून्स देखते हैं, थोड़े से बुल के भी देख लेते। बुल का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब सांड होता है। सांड होता है बुल का मतलब। जो बैल होता है उसे बुल बोलते हैं। और बुल और बियर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो शेयर बाजार के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर जो है, शब्द का प्रयोग किया जाता है शेयर मार्केट के अंदर। तो शेयर बाजार आप लोगों का इसका सही राइट आंसर होगा, शेयर बाजार। आप लोग कई बार देखो, जब निफ्टी या शेयर मार्केट के अंदर मुद्रा की कीमत गिरती है या अपना जो सूचकांक है वो बंद होता है तो हमेशा आपको बैल का चित्र दिखाई देगा। तो अगर देख लेते थोड़ा सा तो ठीक हो जाता। बुल उससे ही कहते हैं और शेयर बाजार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर शेयर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये भी, कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे कौन से हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। राजस्थान के 2 जिले पूछे हैं आपसे। तो 2 जिले कौन से हैं यार? वही जिले होंगे जो रेगिस्तान के अंदर घिरे हुए हैं, और जो पश्चिम की तरफ होंगे तो 2 जिले कौन से हैं? चूरू और बीकानेर है। एक तो है आप लोगों का चूरू हमारा, और एक है बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो चूरू और बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण अत्रि कवि जो थे, अत्रि कवि के द्वारा किया गया है। तो इन्हें इसका वास्तुकार कहा गया है। कीर्ति स्तंभ का जो प्रशस्ति है वो अत्रि के द्वारा, जो एक कवि थे उनके द्वारा वास्तुकार के रूप में इनका काम किया गया है। और इसका काम पूर्ण जो किया गया था तो इनके पुत्र थे महेश, तो इनके पुत्र के द्वारा कीर्ति स्तंभ का कंप्लीट काम किया गया। लेकिन आपसे यहाँ पूछा था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण या वास्तुकार कौन था, तो अत्रि इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा है आपसे, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो बहुत बार पूछा गया है, अविकानगर इसका राइट आंसर होगा। अविकानगर केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अविकानगर है। ये भी बहुत बार हमारे एग्जाम में आया हुआ है राजस्थान पुलिस के अंदर। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे, सेकंड ग्रेड के, रीट के, आरएस के पुराने ओल्ड पेपर, सारे क्वेश्चन मिलेंगे मेरे दोस्तों उनके अंदर, लगभग क्वेश्चन उनके अंदर मिलेंगे आपको। अगला पूछा है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार तरीके से पूछा है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना सर्वप्रथम किसके द्वारा जागृत की गई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये राजस्थान पुलिस के लिए थोड़ा सा हार्ड बन सकता है लैंग्वेज की दृष्टि से, क्योंकि राजनीतिक चेतना की बात करी है। अब राजनीतिक चेतना सबसे पहले किसने सर्वप्रथम जगाई राजस्थान के अंदर, तो इसका सही जो राइट आंसर होगा वो अर्जुन लाल सेठी होगा। अर्जुन लाल सेठी, हाँ अर्जुन लाल सेठी है उनका नाम। अर्जुन लाल जो है, अर्जुन लाल सेठी जो है ये इसका राइट आंसर है। अर्जुन लाल का ऑप्शन आप लोगों ने देखा होगा। अर्जुन लाल सेठी राजनीतिक चेतना जगाने वाले, राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के टाइम के ऊपर बहुत ही भयंकर, बहुत ही बढ़िया काम किया गया है इनके साथ। लोगों ने शायद हो सकता है विजय सिंह पथिक को लगा दिया होगा, लेकिन दोस्तों राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले हमारे राजस्थान के अंदर, मैंने माफ कीजिएगा, मैंने 1857 का संदर्भ ले लिया, 1857 का संदर्भ नहीं है यहाँ पर। अर्जुन लाल सेठी के बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूँ आपको। अर्जुन लाल सेठी चोमू जो है, जयपुर के अंदर चोमू है, उसके कलेक्टर पद के ऊपर थे, और इन्होंने कलेक्टर पद का त्याग कर दिया था। और इन्होंने एक वाक्य कहा था कि मेरे देश की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा, अगर मैं इस पद के ऊपर बना रहूंगा तो मेरे देश को जागृत कौन करेगा, मेरे देश की सेवा कौन करेगा। इसलिए इन्होंने उस पद को ही त्याग दिया था। तो ये चोमू के अंदर कलेक्टर थे, तो चोमू के कलेक्टर पद को त्याग कर हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर कूद पड़े थे। और गांधी जी से भी इनका सीधा संपर्क रहा है। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उस असहयोग आंदोलन के अंदर राजस्थान से जाने वाले व्यक्ति जो थे वो अर्जुन लाल सेठी ही थे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बना है आप लोगों का। तो इसका सही आंसर जो होगा, राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले अर्जुन लाल सेठी ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे, विजय सिंह पथिक इसका आंसर नहीं होगा। अगला पूछा गया है आप लोगों से, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को
और जोधपुर की सेना को किसने हराया, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ और जोधपुर की सेना जो है वो मिलके लड़े थे, और मिलके लड़े, किसके विरुद्ध लड़े, किसने हराया, तो कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इस सेना को पराजित किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो कुशाल सिंह होगा। कुशाल सिंह का सवाल तो हमेशा आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं जहां तक समझता हूं आगे भी इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है। तो कुशाल सिंह अव्वा जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को और जोधपुर की सेना को इन्होंने हराया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी के नीचे मैंने लिखा है कि मंगल पांडे ने पहली गोली जो है वो कहां पर चलाई। तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति के हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे देश को आजादी की नींव जो डाली गई, सबसे प्रारंभिक शुरुआत जो की गई है, हमारे देश की जनता के अंदर जो भावना जगाई है अपनी आजादी की, वो मंगल पांडे के द्वारा ही की गई है। और सबसे पहले इनके द्वारा गोली जो चलाई गई थी वो बैरकपुर के अंदर चलाई गई थी। कौन से के अंदर? बैरकपुर। इनके द्वारा जो राइफल थी वो इनफील्ड राइफल के बारे में संदर्भ सुना होगा आपने कि 34वीं इन्फेंट्री बटालियन थी, और गाय और सुअर की चर्बी का पाउडर है वो इनकी बंदूक में डाला गया था, और इस कारण इन्होंने इसका विरोध किया था। उस बंदूक का नाम इनफील्ड है, तो वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने विरोध किया और बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे के द्वारा पहली गोली चलाई गई और 1857 का बिल्कुल बच गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बैरकपुर होगा, बैरकपुर। अगला सवाल है, आपसे पूछा है एक जैसे नौ महल कहां पर है। तो देखो, एक जैसे नौ महल में आप लोगों ने देखे हैं ऑप्शन, तो जयपुर का नाम उसमें आ रहा है, तो आमेर का महल कई विद्यार्थियों ने कर दिया। तो आमेर का महल इसका आंसर नहीं होगा। नाहरगढ़ का जो किला है, नाहरगढ़, एक जैसे नौ महल कहां है, तो ये नाहरगढ़ के अंदर है। नाहरगढ़ आप देखोगे आमेर के किले के पास में ही नाहरगढ़ का किला है, और वहां आप जैसे ही किले के अंदर एंट्री मारोगे तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ोगे तो बीच में एक चौक सा बना हुआ है, उस चौक के अंदर एक बीच का एरिया और उसके चारों तरफ जो है वो किले बने हुए हैं, और वो बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखते हैं। अगर कोई आंख के ऊपर पट्टी बांध के और किसी को छोड़ दिया जाए तो पता नहीं चले कि वो कहां से आया है। तो वो किले बिल्कुल चारों तरफ बने हुए हैं, और राजा ने अपनी रानियों के लिए वो महल बनाए थे। तो एक जैसे नौ महल है, नाहरगढ़ किले के अंदर है। कभी जयपुर अगर घूमने का मौका मिले आप लोगों को, नाहरगढ़ किले को देखिएगा, वहां आपको ये नौ के नौ महल मिल जाएंगे आज भी। तो इसका राइट आंसर नाहरगढ़ का किला होगा। अगला पूछा है प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहां बनते हैं। तो ये भी देखो, एक साथ दो क्वेश्चन एक जैसे आ गए, एक ही जगह के आगे, मतलब क्योंकि नाहरगढ़ किला कहाँ है, जयपुर के अंदर है, और प्रसिद्ध मीनाकारी गहनों के लिए तो फेमस है दोस्तों राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भी सबसे ज्यादा गहनों का काम कहाँ होता है। तो इसका आंसर भी है आप लोगों का जयपुर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? जयपुर होगा। प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ बनते हैं? तो जयपुर के अंदर। ज्वेलरीज का सबसे बड़ा काम वैसे भी ऑफकोर्स जयपुर में होता है, पता होगा आपको इस बारे में। अगला है शीश काट दिया था, ऐसी कौन सी ऐसी रानी थी जिसने अपने पति को युद्ध में जाते समय जब पति ने उनसे निशानी मांगी कि मुझे निशानी दीजिए आपकी कि मैं युद्ध के दौरान आपको याद कर सकूं, तो उन्होंने अपना शीश काट के थाली में रख दिया था। और उन्हीं के नाम पर मैं मेरी बहनों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस की अगर वो तैयारी कर रही है तो उन्हीं के नाम पर हमारे राजस्थान के अंदर एक बटालियन भी है। और पहले नहीं थी ये, शुरू में शायद पिछले 2 भर्तियों से पहले उस बटालियन को जोड़ा गया है, और बहुत से समझ भी गए होंगे। तो हाडा रानी, जी हाँ, हाडा रानी इसका सही आंसर है। तो शीश काट कर जिस रानी ने रखा उनका नाम हाडा रानी था। क्या था? हाडा रानी। और इस हाडा बटालियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा पात्रता बताई गई है हमारी सरकार के द्वारा। राजस्थान पुलिस के अंदर अगर अभ्यर्थी कोई हाडा रानी बटालियन में जाता है तो महिलाओं के लिए ये एक नई बटालियन बनाई है, तो हाडा रानी नाम से ही है। हाडा रानी का क्वेश्चन भी आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मैं समझता हूँ सबने कर दिया होगा इसका आंसर। तो कि CPU इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका मतलब सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU की फुल फॉर्म है। उम्मीद है ये तो खैर सबका सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती? आपसे ये पूछा था कि कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए राजस्थान से तो जाती ही जाती है,
और आप लोगों का त्रिपुरा भी ऑप्शन था उसके अंदर, लेकिन उड़ीसा आप देखोगे उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं जाती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है और भारत के बीचों बीच से निकलती है तो उड़ीसा की स्थिति ऐसे नहीं आती है। तो भारत के भूगोल, अगर आपको भारत का नक्शा बनाना भी आता, थोड़ा सा काल्पनिक रूप से बनाते, तो इसका आंसर आपको मिल सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा जो है वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक, तो प्रथम मुगल शासक तो कौन है? वो तो आप जानते हैं बाबर है, लेकिन अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक जो है उनका नाम है बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह और जफर, ये उनका नाम है। अगर मुगलों से कोई सवाल आ जाए तो मैं एक स्पेलिंग यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के लिए, हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए वो, क्योंकि और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं एक बार यहाँ हटा रहा हूँ और देखिए मैं बोलता हूँ उस तरीके से सुनिएगा आप। केंद्र में या देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक तो है कांग्रेस और एक है भाजपा। कौन सी है? भाजपा। तो आप इस भाजपा को भाजपा बोल दिया करो। भाजपा जो है भाजपा, इस भाजपा को भाजपा बोलना आपको। तो BHASA, भाजशा, सॉरी भाजशा, भाजशा, ये भाजशा बोल दिया करिए। भाजशा से आपके मुगल जितने भी शासक हैं उनका सबका क्रम आपको याद हो जाएगा। जैसे देखो मुगलों की स्थापना किसने करवाई? तो बाबर ने करवाई। फिर बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर था। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां था। और शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब था। तो लास्ट जो शासक है वैसे तो औरंगजेब है, जिसने मुगलों की शासन की स्थापना उस वक्त करवाई जब प्रसिद्धि प्राप्त थी मुगलों की। लेकिन मुगलों का जब पतन हो गया तो अंतिम मुगल शासक जो रहे उनका नाम क्या रहा है? बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल शासक थे। और इनकी बाद में पेंसिल वेंसिल सब बंद कर दी थी। 1857 की क्रांति में इनका जिक्र आता है। तो ये मेरे दोस्तों जो सवाल आपके हैं वो आए हैं। आज 14 तारीख का जो पेपर लगा है राजस्थान पुलिस का, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आए हैं। और जो विद्यार्थी रेगुलर मुझसे पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विषय के बारे में, मैं बताना चाहूंगा मुख्य रूप से ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने ऐसे कैसे आप लोगों को बताए हैं। और अगर आप लोग मेरे YouTube के अंदर भी देखेंगे इन क्लासों को तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी मुझे मिले हैं, लेकिन एक बार बताने के लिए इतना काफी है। कुछ और क्वेश्चन मेरे को मिल जाए उसको बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग मिलेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी कुछ है मेरे क्वेश्चन मस्तिष्क के अंदर, लेकिन उनको बताने का वक्त आने दीजिए। अगले वीडियो के अंदर बताएंगे अपन उन क्वेश्चनों को, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। फिर मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। जिन भाई बहनों का पेपर अभी रह गया है वो अपने शांत मन से, धैर्य से अपनी तैयारी को बनाए रखें। और नई चीजें नहीं पढ़नी है अब आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना है। आराम से मस्ती से एंजॉय करते हुए अपने सफर पे जाएं और वहां जाके शांत मन से अपना पेपर दें। हाँ, चलते फिरते गाड़ी में बैठते हुए, ट्रेन में बैठते हुए अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं, निश्चित रूप से आपको उसके अंदर फायदा मिलेगा। तो आज के लिए तो इतना ही है। जिन भाई बहनों के जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं। और भी कोई क्वेश्चन अगर उन लोगों को याद आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मेरे पास अगर उसका उत्तर होगा तो निश्चित रूप से मैं बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं और श्री श्याम से दुआ है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको जल्द ही अपना आशीर्वाद दें और उनको नौकरी प्रदान करें। मेरे दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके किसी भी प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी राजस्थान पुलिस के पेपर लगेंगे उन सभी के आंसर्स बताने की मैं कोशिश करूंगा। इसलिए जैसे ही कोई पेपर मुझे मिलेगा और उस क्वेश्चंस को मैं तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो आप उससे वंचित ना रहें। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास वो पहुंच सके। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जल्द ही मिलते हैं उसको लेकर। तब तक के लिए जय श्री श्याम, थैंक यू वेरी मच।